बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। आप देख रहे हैं मुद्दा। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेसिक शिक्षा विभाग को निर्देश दिया है कि सेवारत शिक्षकों के लिए टीईटी या टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की अनिवार्यता पर आए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ रिवीजन याचिका दाखिल की जाए। मुख्यमंत्री ने एक्स पर ट्वीट कर लिखा है कि प्रदेश के शिक्षक अनुभवी हैं और समय समय पर सरकार द्वारा उन्हें प्रशिक्षण प्रदान किया जाता रहा है। ऐसे में उनकी योग्यता और सेवा के वर्षों को नजरअंदाज करना उचित नहीं है। गौर करने वाली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश के अनुसार शिक्षण कार्य के लिए टीईटी अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस कारण पहले से नौकरी कर रहे हजारों शिक्षकों पर संकट खड़ा हो सकता है। सरकार का तर्क है कि लंबे समय से पढ़ा रहे शिक्षकों ने अपने काम और ट्रेनिंग से खुद को साबित किया है। ऐसे में नए उम्मीदवारों के लिए टीईटी को जरूरी रखना ठीक है, लेकिन पुराने शिक्षकों पर इसका दबाव डालना ठीक नहीं होगा। सवाल यह है कि अगर टीईटी अनिवार्य किया गया है तो इस पर ऐतराज क्यों शिक्षकों को टीईटी देने से बचाया जा रहा है? कैसे ये मान लिया जाए कि प्रदेश के सभी शिक्षक अनुभवी हैं, उन्हें टीईटी की जरूरत नहीं है? आज बुनियादी शिक्षा का स्तर क्या है? इन तमाम सवालों पर जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। तो बता दें आपको कि जिस तरह से टीईटी का फैसला फिलहाल लिया गया है, अब उससे सवाल कई खड़े हो रहे हैं और ऐसे में सवाल इस बात को लेकर भी है कि टीईटी की क्या वाकई ज़रूरत है प्रदेश में? शिक्षकों पर नरमी क्या चुनावी है और ऐसे में छात्रों के हित की फिक्र क्यों नहीं है? क्यों शिक्षकों को टीईटी से बचाया जा रहा है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेसिक शिक्षा विभाग को निर्देश दिया है कि सेवारत शिक्षकों के लिए टीईटी या टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की अनिवार्यता पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ रिवीजन याचिका दाखिल की जाए। तो मुख्यमंत्री ने एक्स पर ट्वीट कर लिखा है कि प्रदेश के शिक्षक अनुभवी हैं और समय समय पर सरकार उनके प्रशिक्षण प्रदान किया जाता रहा है। ऐसे में उनकी योग्यता पर और सेवा के वर्षों को नजरअंदाज करना उचित नहीं है। और इस विषय पर तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ अशोक यादव जी हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ शमसी आजाद जी जुड़ गए, नेता है भारतीय जनता पार्टी के। आपका बहुत स्वागत है सर। और विनय राय जी हमारे साथ जुड़ गए, मैनेजिंग एडिटर एपीएन के। बहुत स्वागत है विनय जी आपका भी। सर, सबसे पहला सवाल मेरा विनय जी आपसे ये, किस तरह से इसे देखते हैं सर? टीईटी से आखिर परहेज क्यों? सर अनम्यूट करिए प्लीज। इसमें बेसिकली दो नजरिए से इस पूरे मामले को देखा जा सकता है। एक तो जब कोई शिक्षक अपॉइंट हो जाता है या किसी विभाग में, मान लीजिए अगर कोई आईपीएस अगर क्वालिफाई कर गया तो उसके कैरेक्टर रोल को देखते हुए उसकी जो काम के जो परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से उसको प्रमोशन होते होते वो डीजीपी तक जाता है। ठीक उसी तरीके से अगर कोई शिक्षक नियुक्त हो गया तो उसके बाद अगर वो क्लास में पढ़ा रहा है, उसके जो उच्च अधिकारी हैं उसके बारे में रिमार्क उनका अच्छा है तो उस आधार पर उनको कंटिन्यू करना चाहिए। पहले आप याद करिए, पहले विशिष्ट पीटीसी पर नियुक्तियां होती थी, डीएड पर होती थी। फिर अब उसमें कर सकते हैं शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए एलटी, सुपर एलटी, टेट, सुपर टेट, इस तरह की व्यवस्थाओं को लागू किया गया है। लेकिन मेरा मत इसमें स्पष्ट है कि इसमें दो तरह का चीज देखना चाहिए, क्योंकि विधानसभा चुनाव भी बड़े करीब है और शिक्षक एक ऐसा समुदाय है जो कि वोटिंग बूथ पर काफी मायने रखता है और उनकी तादाद भी ज्यादा है, उनकी सोशल अवेयरनेस भी ज्यादा है। तो ऐसे में अगर शिक्षकों को ये लगेगा कि सरकार उनके साथ नहीं खड़ी है, इसका खामियाजा भी कहीं न कहीं सत्ताधारी दल को उठाना पड़ सकता है। इसलिए सरकार ने इसमें बड़े बस्ते में दो तरीके अपनाए हैं कि अगर वो पहले से पढ़ा रहा है, वो ट्रेनिंग ले रहा है तो उसको कंटिन्यू किया जाए। जो नई नियुक्तियां हो रही हैं तो उसमें सारे नियम कानून को देखा जाए। तो मुझे लगता है कि सरकार इसके पीछे मूल मकसद जो रहा है, इसमें दो चीजें स्पष्ट है। एक तो जो पहले लंबे अरसे से पढ़ा रहा है उसको बीच में व्यवधान न डाला जाए, और दूसरा अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन करते हैं तो कहीं न कहीं शिक्षक नाराज होंगे और सरकार अगर सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ी होती है तो नाराजगी का सामना
कोर्ट तो झेलेगी नहीं, कोर्ट को चुनाव मैदान में जाना नहीं है, जाना सरकार को है, तो उसको लगेगा सरकार ने उसका पक्ष रखने की कोशिश नहीं की। तो ये फैसला मुझे लगता है दोनों नजरिए से देखा जाना चाहिए। बिल्कुल, ये फैसला दोनों नजरिए से देखा जाना चाहिए। अशोक यादव जी, समाजवादी पार्टी का इस पर क्या स्टैंड है? देखिए, बड़ी सीधी सी बात है। देखिए, मैं इसमें कुछ शायरी करता हूँ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि हमारे मित्र बोल रहे हैं जो आप बोल रहे हैं सर, आप बताइए। मैं बोल रहा हूँ। हाँ, देखिए, मैं तो खुद शायरी करता हूँ। हमारे एक मित्र अर्जुन सिंह चांद झांसी के, उनका एक शेर है कि लश्कर भी तुम्हारा है, दरबार तुम्हारा है, चाहे जो लिखवा लो अखबार तुम्हारा है। आशय इतना है कि पूरे देश की, चाहे वो ईडी सीबीआई हो, कोर्ट, सबको मुट्ठी में कर रखा है लोगों ने। जब ये सामने बात आई कि जो टेट जरूरी है टीचर्स के लिए, तो हंगामा यादव जी, मैं एक थोड़ा सा कहना चाहूंगा इस अपने बयान से, अगर कोर्ट को अगर किनारे रखेंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि न्यायालय का एक सम्मान है। बाकी आप देखिए, जो सरकार ने सिस्टम, मेरा राय जी, आपकी बात बढ़िया लगी, आपने टू द पॉइंट बोले, अच्छी बात बोले। लेकिन मेरा ये कहना है कि ऐसे हालात क्यों बने कि कोर्ट को ये कहना पड़ा। आखिर कोर्ट ने क्यों कहा, और कोर्ट कितनी मानते हैं? तो कोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि ये अखबार के पहले पन्ने पर आया था, क्योंकि सरकार धांधली और दबंगे की प्रतीक बन गई है। जो चलता है बुलडोजर, ये अवैध है, इसके बाद भी आज चल रहे हैं। तो केवल जब देखा, समाजवादी पार्टी ने ऐलान कर दिया था 4 दिन पहले, अखिलेश जी ने, हम आंदोलन करेंगे, हम शिक्षकों के साथ में है, तब इनके कान पे जू रहेंगी है। और आपने एक बात कही ना, चुनाव करीब है और टीचर्स का बड़ा हाथ होता है इस चीज में, इसलिए बयान दिया। मैं तब मानूंगा जब पूरी तरह हाईकोर्ट की तरफ से ये घोषणा हो जाएगी कि टेट कंपल्सरी नहीं है बना रहेगी। देखिए, आप पत्रकार हैं, मैं एक पार्टी का प्रवक्ता हूँ, हमारी आपकी बातचीत का फर्क तो होगा। ये निश्चित मानिए कि जो निर्णय मेरे देश में होते हैं वो निर्णय कुछ हाथों से हो रहे हैं। अगर आप ध्यान करें तो जब कृषि बिल आया था तो नरेंद्र सिंह तोमर प्रस्ताव दे रहे थे। माननीय रामगोपाल जी ने एक बात कही थी कि तोमर साहब, आप हमारे क्षेत्र के हैं, पिंड के पास के, आप किसान के बेटे हैं, कि जो आप बिल पढ़ रहे हैं, आत्मा पे हाथ रख के कहिए आपने लिखा है क्या आपने सरकार ने लिखा है? ये हमारे उद्योगपति तय करते हैं। उसी तरह से ये जितना भी कानून जो कुछ भी है हमारे देश के बड़े लोग तय करते हैं, शिकार होते हैं शिक्षक। और इतना ही इन्हें दर्द है तो हमारे शिक्षा मित्रों को क्यों नहीं नियमित कर देते हैं? जरा सी बात पर हटा दिया उनको, 3.5 साल तक लगातार परिवार चले, हटा दिया उनको। हमारे जो अनुदेशक है, आप समझिए 10,000 में क्या होता है। आप भी तो जिंदगी गुजारते होंगे, जिसके घर में खेत नहीं है, खलियान नहीं है, किराए का साधन नहीं है, वो 10,000 में रोटी खा रहा मुश्किल से। तो मतलब आप कुल मिला के कह रहे चुनावों के मद्देनजर ये फैसला सरकार लेने की कोशिश करे। ठीक है, ठीक है। शमसी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शमसी जी, एक बार फिर से मैं आपका स्वागत कर देती हूँ। मैं आ रही अशोक जी। शिक्षा मित्रों को जब आपने 70,000 देना शुरू किया था, आपने नियमित कर दिया था, ठीक है, सारे देश में इसकी चर्चा हुई थी, हटा दिया बाद में आपने उन्हें। ठीक है, शमसी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शमसी जी, ये टीटी की खिलाफत क्यों, और सवाल इस बात को लेकर भी है, ये रिवीजन याचिका दाखिल करने की जरूरत क्यों आन पड़ी? क्यों आप लोगों को लग रहा है कि नहीं, इसके लिए रिवीजन याचिका दाखिल की जानी चाहिए? देखिए, कोई भी काम जब होता है कोर्ट के माध्यम से तो हम उसका खैर सम्मान करते हैं कोर्ट का। लेकिन अगर हमारे कार्यकर्ता या हमारी पार्टी के लोग या हमारे प्रदेश की जनता अगर चाहती है कि कानून में थोड़ा सा फेरबदल किया जाए, अगर वो चाहती है कि कानून में बदलाव किया जाए, अगर वो चाहती है कि थोड़ा सा उसमें पारदर्शिता की जाए, तो हम रिवीजन दाखिल कर सकते हैं। और हमारे मुख्यमंत्री ने कहा है भाई कि उत्तर प्रदेश की तरफ से रिवीजन दाखिल किया जाएगा, क्योंकि भाई टीटी जो है वो शिक्षकों के लिए अनिवार्य। इसके पहले जब नियुक्ति की गई थी तो आपने देखा था कि बिना किसी पारदर्शिता के बाकायदा ठेके पर नियुक्तियां की थी कि परिवार के 6 लोगों को जो नौकरी दे दी जाती थी, बाकी परिवारों को वंचित किया जाता था। जो उनके समाज का होता था वो नौकरी पाता था, बाकी सारे लोग वंचित हो जाते थे। इस वजह से कम ये हुआ कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है केंद्र में, तो उन्होंने शिक्षकों के लिए, क्योंकि शिक्षक जो होते हैं वो देश का भविष्य तय करते हैं, वो देश के भविष्य को सुधारने का काम करते हैं, उनको बनाने का, उनका निखारने का काम करते हैं। तो आज जो बच्चे उनके द्वारा पढ़ाए जा रहे हैं, कम से कम ये कि वो मजबूत बने, कम से कम वो देश की मुख्य धारा से जुटने के लिए तैयार हों। पिछले सरकारों में यही होता था कि उनके हाथों में पत्थर दे दिए जाते थे, छात्रों के हाथों में आगजनी करवाई जाती थी, लूट खसोट किया जाता था, प्रदेश में अराजकता का माहौल रहता था, कर्फ्यू लगा रहता था, 6 महीना साल भर कर्फ्यू लगा रहता था, जिसकी वजह से आज कहीं न कहीं अल्पसंख्यक समाज, जो दलित समाज, ओबीसी समाज है, जो निश्चित तबके के लोग हैं, जो रोजी रोटी अपनी कमाया करते थे दुकान के कारोबार के जरिए, वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गए।
अब कम से कम ये तो है देखिए कि अभी शिक्षा भी में यही बात कही पारदर्शिता- जा रही है कि शिक्षकों की नाराजगी नहीं झेलना चाहती सरकार, इसलिए रिवीजन याचिका दाखिल करने की बात की जा रही है। कोई नाराजगी वाली बात नहीं, हमने तो ऐसे तो कानून बनाया है कि हमने पूरे प्रदेश की नाराजगी से झेली है। हम वोट के लिए राजनीति करते कि हम किसी एक समाज को ये दुरुस्त तो करने नाराज है, दिखाएगा के लिए वोट हासिल कर ले। हमने जो हमको जो 20 साल के बाद का भविष्य, 20 साल के बाद का हमको भारत तैयार करना है। कम से कम ये है कि 2045 में जब भारत विकसित होगा तब लोग कहेंगे कि हाँ भाई, जो भारतीय जनता पार्टी ने जो कानून बनाया था, भारतीय जनता पार्टी ने जो नियम लागू किए थे, आज उसकी वजह से भारत कहीं ना कहीं मजबूत हो रहा है। तो हम जो है 20 साल के बाद की राजनीति कर रहे हैं कि हमको 20 साल के बाद का भारत कैसा चाहिए। हम अभी सिर्फ ये कि हमारी खोई हुई सत्ता है, हम उसको वापस कर लें। हम जो है लूट खसोट का माल अपना जो है बांटने के लिए हम अपने परिवार के लोगों को आगे बढ़ा दें। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है, चाहे नरेंद्र मोदी हो केंद्र में और चाहे उत्तर प्रदेश में योगी जी हो। आप उनके ऊपर एक आने का जो है आरोप नहीं लगा सकते कि उन्होंने अपने परिवार के लिए लूट खसोट का काम किया, अपने किसी ठीक है विनय जी, देखिए ये कहा जाता है और मुख्यमंत्री की तरफ से भी कहा गया कि देखिए वक्त पर टीचर्स को जो है प्रशिक्षण दिया जाता है, उनको अपडेट किया जाता है टेक्नोलॉजी वाइज भी। अब ऐसे में सवाल इस बात को लेकर भी है, ये टीईटी से फिर दिक्कत क्या है? क्योंकि एक टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट अगर हो भी जाए तो इससे दिक्कत ही क्या है? देखिए कई बार हमने ऐसी भी तस्वीरें देखी है सर कि जहां पर टीचर्स को कुछ नहीं आता तो वो बच्चों को क्या पढ़ा पाएंगे। उनका जब टेस्ट लिया गया तो वो अपने टेस्ट में फेल हो गए। तो ऐसे में शिक्षा व्यवस्था पे भी सवाल होता है कि आखिर क्या ये टीचर पढ़ाएंगे जब उनको खुद ही उन सवालों का जवाब नहीं आता। तो ऐसे में अगर एक टीईटी हो जाए तो उसमें फिर दिक्कत क्या है? इससे तो शिक्षा का स्तर सुधरेगा। विनय जी, देखिए सबसे बड़ी बात है कि सरकार जब भी कोई नियुक्तियां निकालती है तो उसमें योग्यता निर्धारित करती है कि उसकी पात्रता क्या होगी। मैं कहना चाहूंगा कल्याण सिंह की सरकार थी, बालेश्वर त्यागी उस समय बेसिक शिक्षा के मंत्री थे और एक साथ लगभग 27,000 विशिष्ट शिक्षा के लिए शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी, जिसमें मानक बड़ा स्पष्ट था। हाई स्कूल का नंबर, इंटर का नंबर, बीए का नंबर और बीएड का नंबर, उसके परसेंटेज के अनुपात में उसका नंबर। जैसे मान लिया आपका 60% है हाई स्कूल में तो 6 नंबर, अगर 60% आपका अगर इंटर में तो 12 नंबर, उसी तरीके से ग्रेजुएशन में 60 नंबर तो 18 नंबर तिगुना कर दिया गया। बीएड में भी वाइवा का अलग और प्रैक्टिकल का जो रिटन एग्जाम था उसका अलग नंबर काउंट किया गया। लोगों का रिश्वत नहीं चली, लेकिन सवाल उसमें ये उठा कि जो अप्रोच वाले लड़के थे तो बीएड में वाइवा में मान लीजिए ज्यादा नंबर पा गए तो 6 नंबर तुमका वहीं बढ़ गया, लेकिन एक साथ नियुक्तियां की गई। अब उस समय तो न तो टेट था न सुपर टेट था। अब 20 साल पढ़ाने के बाद अगर उसका आप टेस्ट लेने जा रहे हैं तो कहीं पर भी कोई भी वांट निकलता है तो उस समय योग्यता के हिसाब से उसको अप्लाई किया जाता है। अब अचानक अगर आप मान लीजिए कि उसका क्वालिफिकेशन बदलना चाहते हैं तो ये अपने आप में गलत है। आप नए सिस्टम में ले आइए। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई उम्र का निर्धारण होना है कि 35 साल तक उम्र होगी, कल के डेट में अगर उसको 30 साल आप कर देंगे, ये तो नहीं हो सकता जो पहले क्या हुई उसको सब अवैध मान ली जाएगी। नए सिरे से जो प्रक्रिया आ रही है उस पर सारे नियम लागू किए जाए, वो सारे अभ्यर्थियों को पता रहे कि क्या हो रहा है। मैं तो कहना चाहता हूँ, मैं कल भी कह रहा था इस बात को कि केवल ये सारी एक्सरसाइज प्राइमरी स्कूल में ही क्यों, आप इतने मुद्दे की तरह डिग्री कॉलेज खुले हैं पूरे प्रदेश में, उसमें जितने शिक्षक हैं मान्यता लेते समय आप बायोडाटा अप्लाई करते हैं कि भाई जो मेरा शिक्षक राजनीति विज्ञान का हो या दर्शन का हो या साइकोलॉजी का हो वो पीएचडी किया हुआ है, डॉक्टरेट है, लेकिन पढ़ा कौन रहा है। अगर हकीकत में टास्क फोर्स बना के जांच कर ली जाए तो डिग्री कॉलेज में पढ़ाने वाले ज्यादातर शिक्षक कोई एमए पास है, कोई बीए पास है, बीए पास किया है और बीए पार्ट 1 को पढ़ा रहा है, क्योंकि जो प्राइवेट कॉलेज है उनके पास उतने योग्य लोग नहीं है या उतने कम में नहीं पढ़ा सकते हैं। तो जांच तो नीचे से ऊपर तक होनी चाहिए। तो शिक्षा की गुणवत्ता अगर सुधरती है तो देश का विकास होगा, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन निर्धारण करते समय जो नीतियां लागू होती हैं, जो योग्यताएं लागू होती है, उसी पर आगे बढ़ना होता है। कोर्ट ने फैसला दिया है, क्योंकि बीच में शिक्षा विभाग की तरफ से ये सुझाव आया था कि इसमें शिक्षकों की योग्यता बढ़ाई जानी चाहिए कि जगह जगह पे जब सर्वे होता था तो किसी को क ख ग नहीं आता, किसी को एबीसीडी नहीं आती थी। तो इतनी भी अगर शिक्षा का स्तर नीचे रहेगा तो बच्चे क्या पढ़ेंगे। लेकिन आज की तारीख में सबसे स्पष्ट है कि नीचे से लेकर ऊपर तक, चाहे वो मान्यता का सवाल हो कि सब्जेक्टों की मान्यता है कि नहीं, चाहे वो शिक्षकों का सवाल हो कि जिस भी कॉलेज में शिक्षक पढ़ा रहा है उसकी योग्यता क्या है, जिसका नाम कागज में चल रहा है क्या वही शिक्षक पढ़ा रहा है, ये भी बड़ा सवाल है। तमाम ऐसे विद्यालय हैं जिनका नाम तो चल रहा है शिक्षा विभाग में, लेकिन वो पढ़ाते नहीं, उनके बदले में व्यापक को दूसरा नहीं पढ़ाता है। तो नीचे से अगर ऊपर तक ठीक से इसकी सफाई की जाए तो शिक्षा का स्तर बढ़ेगा। लेकिन
बीच में योग्यता का निर्धारण करके बदलाव किया जाएगा तो इसमें परेशानी होगी उन पढ़ाने वाले शिक्षकों को भी और जो बाकी शिक्षक काम कर रहे हैं उनको भी। बिल्कुल अशोक जी, सवाल इस बात को लेकर, देखिए शिक्षा के स्तर को सुधारने की तो कोशिशें लगातार की जा रही है, लेकिन सरकार कह रही है कि टीचर्स का प्रशिक्षण वक्त वक्त पर होता रहता है, उन्हें अपडेट किया जाता है, अपग्रेड किया जाता है। अब ऐसे में सवाल इस बात को लेकर, एक विपक्ष होने के नाते क्या लग रहा है आपको, कैसे शिक्षा के स्तर को और सुधारा जा सकता है? आपने एक विषय बदला है। योगी जी ने आके मोदी जी को 75 में जन्मदिन बधाई दी। मैं तो इतना ही कहूंगा कि छल फरेब और झूठ के आगे सच भी हार गया, इसीलिए कौवा हंसों से बाजी मार गया। पिछले 10-12 सालों से लगातार ये चल रहा था कि 75 साल आयु रहेगी किसी भी नेता की। जिसमें सिन्हा हटा दिए गए, अडवाणी जी हटा दिए गए, अटल बिहारी उस्राम हटा दिए गए, जोशी जी हटा दिए गए, आप समझो धनखड़ जी बाहर चले गए। मुद्दे पे आ जाइए ना सर। 75 साल के हुए हैं। नहीं, मेरी बात सुनिए, मैं इनका जवाब दे रहा हूँ। बीच में आपने योगी जी को दिखाया था, तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, ये जितने नियम है ये इन पे लागू नहीं होते हैं, ये दुनिया पे लागू होंगे, लेकिन मोदी जी पे लागू। शिक्षा के स्तर को कैसे सुधारा जाए बताइए, विपक्ष होने के नाते क्या सुझाव है आपके पास? मूल विषय पे आता हूँ, ये मूल विषय पे देखिए, अभी आपने एक बात कही, हमारी विनय राय जी बाकी अच्छी बात कह रहे हैं। आखिर टीचरों पे जुल्म क्यों? एक IAS, PCS, थानेदार, दरोगा, CO तमाम डिपार्टमेंट हैं, 40 साल बाद उनकी परीक्षा क्यों नहीं होती है? एक दरोगा 5 किलोमीटर दौड़ के आता है, तब दरोगा बनता है, पास करता है। एक दरोगा 40-42 साल का, उससे आप दौड़ाइए 5 किलोमीटर, मान लूंगा मैं। टीचरों के पीछे आप क्यों पड़े हुए हैं? जो टीचर देश का भविष्य बनाते हैं, आप उन्हीं के पीछे पड़े हैं। अनुदेशक परेशान, शिक्षा मित्र परेशान। अब नई बात शुरू हो गई है। फिर मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, सरकार के साथ है ना, रिवीजन याचिका दाखिल करने की बात की जा रही है सरकार की तरफ। इतना सुन लीजिए, देखिए जिसकी सरकार होती है उसका महाधिवक्ता होता है। सरकारी जो महाधिवक्ता होता है वो हाई कोर्ट में जाके बात मजबूती से रखता है कि जरा सी बात है, अगर योगी की चाहल है तो महाधिवक्ता के जरिए से इन शिक्षकों पर ये जो लगाम लगाई जा रही है उसको हटा सकते हैं। लेकिन मनसा नहीं है, मनसा अच्छी नहीं है। शिक्षकों को हालत ये कर दी गई है। अच्छा, मैं आपसे खुद पूछना चाहता हूँ, शिक्षक कहाँ नौकरी कर रहा है, कहाँ जाता है? डिग्री कॉलेज की स्थिति अभी आपने बताई, 2 लाख तनख्वाह है, 2 घंटा पढ़ाते हैं, उन पर कोई पाबंदी नहीं है। और जो टीचर 70-80 हजार मिल रहे हैं, जा रहा पढ़ा रहा, दूध ट्रांसफर पोस्टिंग उसकी जुल्म हो जाती है। तो सर ये आज की स्थिति है क्या? ऐसी ये स्थिति आज से है क्या? शिक्षक क्यों मिले, पुलिस वाले क्यों नहीं मिले, अधिकारी क्यों नहीं मिले, और डिपार्टमेंट क्यों नहीं मिले? अभी आप मुझसे कह रहे हैं मैं हाई स्कूल का फर्स्ट। नहीं, मुझे शिक्षा की बात बताइए अशोक जी। सुनिए ना, हाई स्कूल पास करिए, मैं नहीं कर पाऊंगा इस उम्र में आ गया। इस तरह टेट लगाना ये अमानवीय सरकार का चाहे और ठान ले तो ये टेट वाली समस्या सॉल्व हो सकती है। ये स्थिति आज की है कि इससे पहले ये स्थिति नहीं थी, तो पहले से ही चली हुई आ रही है ना सर। पहले भी कोशिश की जा सकती थी ना शिक्षा के स्तर को सुधारने की। हमारे भाजपा के प्रवक्ता हर बात में बिना रहे नहीं कहा। हमारे सरकार के जो 5 साल देख ले सरकार के, उस पर उतर आते हैं। अरे भाई, उस सरकार की तुलना मत करिए शमसी साहब, वो 5 साल की सरकार तो 15 साल नहीं कर पाएंगे। अच्छा, फिर एक काम ये करते हैं, 45 में आ जाते हैं। अरे 25 में देश की मट्टी चढ़ गई है, धर्म के नाम पे लड़ा के आपने बर्बाद कर दिया देश को। अब 45 की बात करते हैं। ठीक है, अगर 45 लोग रहे, ठीक है, मैं लौटती हूँ अशोक जी, मैं लौटती हूँ। शमसी जी, देखिए उस सरकार पर ठीकरा फोड़ देना ये तो कतई जायज नहीं है। अगर जनता ने आपको मौका दिया है तो सवाल आपसे ही होंगे। और सवाल ये कि चलिए पहले तो जैसी भी स्थिति थी, लेकिन अब जब स्थिति सुधारने की आपकी बारी है, आपका नंबर है, आपको जनता ने मौका दिया है, तो कहाँ तक उस सुधार पाए आप शिक्षा के स्तर को? हम शिक्षा के स्तर को ही तो सुधारने का काम कर रहे हैं। जो पहले नकल ठीके पे हुआ करती थी, जब 2-2 हजार बच्चे एक स्कूल से नकल में पकड़े जाते थे, जेल भेजे जाते थे, तो आज तो कम से कम ये है ना कि नकल करने की हिम्मत नहीं हो रहा। आज बच्चे पढ़ के जा रहे हैं और आज जो है शिक्षा का स्तर इतना ऊपर उठ गया है कि अगर हम पुराने पैटर्न पे पढ़ाते रहेंगे तो हमें नहीं लगता कि हम AI जैसे फीचर्स जो है बच्चों को समझा पाएंगे, हम चाइना, जापान, अमेरिका का मुकाबला कर पाएंगे। हमको जो है बच्चों को इस तरीके से बनाना है कि जब इंटर पास करके बच्चे हमारे स्कूल से निकले तो उसके बाद उनको कहीं ना कहीं वरीयता मिल जाए, कहीं ना कहीं वो फॉरेन में जॉब करें, कहीं अपना जो है कुछ ना कुछ इन्वेंशन करें। तो आज की शिक्षा और पहले की शिक्षा में बहुत अंतर है। तो हम इसी वजह से अपने टीचरों को अपग्रेड करा करते हैं। आप देख लीजिए कि सारी चीजें अपग्रेड हो रही है। पहले किस तरीके का मोबाइल फोन आता था, आज किस तरीके का मोबाइल फोन आ रहा है, पहले कैसा कंप्यूटर था,
आज कैसा कंप्यूटर है। तो आज दुनिया में तरक्की हो रही है और हम अगर उसी पैटर्न पे रहेंगे तो हमें नहीं लगता कि हम आने वाले भविष्य में बच्चों को अपने मजबूत कर पाएंगे या हम अपनी चुनौतियों को पूरा कर पाएंगे या किसी भी देश का सामना कर पाएंगे। हमको जो है अपने देश को विकासशील देशों में शामिल करना है, न कि हम अपने देश को पीछे लेते चले जाए कि सिर्फ हम सत्ता के लिए अरे भाई पुराने में क्या नए में क्या है। जिस तरीके से दुनिया आज तरक्की करी, जिस तरीके से साइंस का दौर आज चल रहा है, अब एक चीज जो इन्वेंशन हो रही है, आज टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ पहुंची है। तो भाई बच्चों को अगर हम बुनियाद उनकी मजबूत नहीं करेंगे, मर्जीकरण की बात कर रहे हैं ना, हम तो उसकी बात कर रहे हैं कि जो विद्यालय उनका भी मर्जीकरण कर दीजिए, हम तो उसकी बात कर रहे हैं। फिर हम शिक्षा के स्तर को कहाँ सुधार पा रहे हैं, सवाल तो वही है। तो यही तो सुधारने का काम कर रहे हैं भाई। जो शिक्षक जहाँ पर बच्चे कम थे तो उसको क्या कहा गया था कि भाई जहाँ पर बच्चों की संख्या कम आज भी विनय जी ऐसी कई तस्वीरें सामने आती है जो शिक्षा व्यवस्था की पोल खोलती है। कहीं पे भवन है तो जर्जर हालत में है, कहीं पे सुविधाएं नहीं है, कई बच्चों के बैठने के लिए टाट पट्टी जो है वो भी फटी पुरानी है। तो मतलब वो तस्वीरें निकल के सामने आती है जो शिक्षा व्यवस्था की पोल खोलती है कि आज हम कहते हैं कि एआई का जमाना है और वहां टाट पट्टी भी नहीं है ढंग से। विनय जी देखिए इसमें दो चीजें हैं, अब इसमें दो चीजें हैं। मेरा कहना है कि टाट पट्टी नहीं एआई का जमाना है, तो क्राइम का भी मूड बदल गया है। तो सारे पुलिस विभाग के अधिकारियों को रिटायर कर दिया जाए, नए भर्ती की जाए, क्योंकि अब तो साइबर क्राइम आगे आ गया है, तो टेक्नोलॉजी से क्राइम किया जा रहा है। तो मसला ये नहीं है कि अगर टेक्नोलॉजी बदल गई है तो पुराने को हम रिटायर कर देंगे। उसमें सबसे बड़ी बात है जो टेक्नोलॉजी अगर बदली है तो नए लोग जो आएंगे उसको उस तरीके से प्रोवाइड किया जाएगा, उस टेक्नोलॉजी से उनको पढ़ा लिखा समृद्ध करके लाया जाएगा जिससे आगे की चुनौतियों का सामना कर सकें। अगर राजीव गांधी के समय में कंप्यूटर आया तो इसका मतलब ये थोड़ी था जो पुराने कर्मचारी काम करे तो उसको नौकरी से निकाल दिया गया। सवाल ये नहीं है। अच्छी बात भाई, आप अगर नौकरी दे रहे हैं, जिस समय वांट निकालना है उस समय की जो चुनौती है उसको देखते हुए पात्रता रखिए। जो पात्र अभ्यर्थी वो भरेगा, क्वालिफाइड होगा, रखा जाएगा। जो 20 साल नौकरी कर लिया और आप कहिएगा मैं यही आ गया वो नहीं जानता तो आप निकाल देंगे उसको। ये तरीका नहीं है। राजनीति का भी तरीका बदल गया है। पहले तो आदमी बैलेट पेपर और बैनर से राजनीति किया करता था, अब तो व्हाट्सएप और बाकी चीज से राजनीति कर रहा है। तो क्या वो सारे नेता नगण्य हो गए जो इनके जमाने में हुआ करते थे? पहले पब्लिक मीटिंग बड़ी बड़ी हुआ करती थी, अब तो रोड शो का जमाना आ गया है। सड़क पर निकलिए, एक पार से उस पार हो जाइए। हर जगह बदलाव हुआ है। मेरा मत सिर्फ इतना है कि अगर शिक्षा की बात कर रहे हैं, जो गांव गांव का स्कूल भी बंद कर रहे हैं, शिक्षा इससे नहीं कि वहां पे हमको प्राइवेट सेक्टर पर कमाना है। गांव गांव का बच्चा एजुकेशन ले सके, वो दूसरे गांव तक जाने में उसको दिक्कत न हो, चाहे बच्चियां खास तौर से, इसलिए गांव गांव में विद्यालय खोले गए। और आप मोटिवेट करिए। अगर उसी गांव में नर्सरी स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं और आपके गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे नहीं पढ़ रहे तो कमी किसकी है? कमी गवर्नमेंट की है। आप शिक्षक को शिक्षक का काम दीजिए। आप शिक्षक को कभी बीआरसी बुलाएंगे, कभी इलेक्शन ड्यूटी में लगाएंगे। तो कोई भी गार्जियन बच्चे को पढ़ने के लिए भेजता है, मस्ती लेने के लिए नहीं भेजता है। जब उसे लगेगा कि हमारे टीचर पढ़े लिखे हैं, हमारे टीचर पढ़ा रहे हैं, वहाँ बैठने के लिए कुर्सी मेज क्लासरूम अच्छा है, हर गार्जियन भेजना चाहता है। हम लोग खुद प्राइमरी स्कूल से पढ़कर निकले हैं, लेकिन आज की तारीख में आपने विद्यालय को भोजनालय बना दिया। और जहाँ पर शिक्षकों की जो तादाद है 1 से 5 तक का क्लास है, अब 2 टीचर अगर रहेंगे तो किस क्लास को पढ़ाएंगे? आप कंबाइंड क्लास चलाएंगे, एक क्लास का भी बच्चा, दूसरी का भी और तीसरी क्लास का भी। कोई गार्जियन नहीं भेजेगा। हर क्लास का अलग अलग शिक्षक होना चाहिए। सब्जेक्ट वाइज शिक्षकों की नियुक्ति करें, अपने आप प्राइमरी स्कूल का शिक्षा का स्तर बढ़ जाएगा। बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।